ओके जी, स्टार्ट करें। सो बताइए। 18 वाला पेपर हो गया सबका? सबने 2018 का सॉल्व कर लिया या कुछ बाकी है? कुछ पूछना है या 19 का बताओ, अगर ट्राई करके आए हो तो। हम्म। क्या कहते हो भाई, सॉल्व करके आए हो या फिर सारे क्वेश्चन करवाएं सॉल्व, क्या कहते हो? जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब तो। देखो, जैसे ट्राई करते हैं। तो जैसे ये इसमें ना 18 क्वेश्चन थे इस पेपर में। पैटर्न इनका चेंज होता रहता है ना, जैसे इस पेपर में देखोगे तो इसमें इन्होंने कहा है कि 18 क्वेश्चन है ना। 18 क्वेश्चन पार्ट ए में है, 18 क्वेश्चन पार्ट बी में है टोटल। और जो मार्क्स है, ईच क्वेश्चन पार्ट ए में 2 मार्क्स का है, पार्ट बी में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से ये 90 मार्क्स का पेपर था, मतलब उस ईयर में 2019 में। तो यहाँ 18 क्वेश्चन है। बाकी सॉल्व करके देखो, मैं तो कहता हूँ सॉल्व करके आओ, देखो ट्राई करते हैं। अगर जो लोग सॉल्व करके आए बताओ डाउट, नहीं तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये है। सो ये पूछ रहा है कि ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली ना इसका तो, कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन, सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। से एक्स टू वाई कितने ऑन टू फंक्शन आप बना सकते हैं? एन एलिमेंट्स यहाँ हैं और 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं। सो हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन कैन बी मेड? So one has total 2 choices, two has 2 choices, each one has 2 choices, 2 raised to power n। बट एक केस ऐसा होगा जब सब इस पे चला जाएगा तो इतना आंसर आएगा। अब ये तो तुम्हें लॉजिकली सोचना होगा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देन आपको ए यूनियन बी 0.7 दे रखा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 0.9 है, पी ए निकालना है। ये सब आसान नहीं है, मुझे लगता है कितना आसान सा है, ये सब कंडीशन गिवन ही है, बस यूज करो फॉर्मूला आ जाएगा। निकल जाएगा जी सेकंड वाला। सो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा लो यहाँ से सिंपली। तो पहला तो ठीक है, 2 की पावर n-2 होगा, है ना। जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा इसमें। ईच एलिमेंट इन द डोमेन हैज 2 choices, और ऑन टू है तो मैप ऑन टू क्या होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए, तो मतलब ईच एलिमेंट मस्ट बी मैप्ड। तो वैसा तब होगा। तो हमें 2 केस माइनस क्यों किए? एक केस हो सकता है कि सब इसी में चला जाए, एक केस वो माइनस हुआ, और दूसरा केस हो सकता है कि ऑल आर मैप टू दिस, वो 2 केस माइनस हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में क्या है? ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी 0.7 एंड और ये है, सॉल्व करो, ये तो इजी लग रहा है मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहो उससे भी हो जाएगा, वेन डायग्राम से ही, नहीं तो फॉर्मूले से जाना, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। किसे करे? या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज, लेकिन ये होता है इंटरसेक्शन के साथ, है ना।
हम्म, ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए हो जाएगा। तो इससे भी आ सकता है, तो अगर ये यूज़ करना चाहो ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ यूनियन दिया तो इंटरसेक्शन आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसको अगर लिखेंगे तो पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.7, और यहाँ से अगर लिखोगे सो पी ए प्लस 1 - पी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 0.9। तो मुझे पी ए चाहिए इन दोनों इक्वेशन से, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यू ऐड दीज टू इक्वेशंस। अच्छा, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस में है, एक मिनट, यहाँ पे माइनस में ही होता ना, ये माइनस में ही होगा, माइनस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, मतलब इसको ओपन कर रहा हूँ अभी, इसको अगर चाहो तो इसको हटा दो, यहाँ इसका दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 0.9। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, है ना, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, यू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, यू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, so what will it give? So simple, a plus a 2 टाइम पी ए, पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी, ये 1 हो गया, माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिस, तो माइनस कॉमन ले लो, और ये पता है कि ये इक्वल होगा इसके बिकॉज ऑफ, इसको बोलते थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए के बी के साथ कॉमन, तुम ऐसे भी देख सकते हो, वेन डायग्राम बना लो, मान लो ये बी है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए के साथ ए कोई सेट ये है, तो या तो बी के साथ कॉमन होगा या बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन होगा, ये सैम्पल स्पेस है इस तरीके से। तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो वापस ये पी ए आ गया, ठीक है, माइनस में, एंड देन 0.9 प्लस 0.7 1.6, ये आ जाएगा। तो यहाँ से पी ए प्लस 1 इज 1.6, सो पी ए की वैल्यू 0.6। हालांकि इसका सॉल्यूशन तो है ही, ठीक है जी, देख लो, यस सर। है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सब मुश्किल नहीं है, मतलब आप ट्राई करोगे, सब लोग कैपेबल है, सब लोग कर सकते हैं सॉल्व, ये है कि सिंपल फॉर्मूला लगाना है, आ जाएगा आंसर। ये भी ऐसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए बी, तो ये तो हम जानते हैं इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये ध्यान दो ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ये गलत है ना, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे ये ओके है, देखो सही है, चेक करो। तो ये सब तो बेसिक है ना, 11 12 वाली। सर हम्म सर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को वेन डायग्राम से सॉल्व कर दीजिए ना। करो, सॉल्व करो। सो इसमें पूछा क्या है, ए यूनियन बी 0.7 है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 0.9 है, तो इसको देखो, मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी, है ना, तो मैं पोर्शन को डिवाइड कर देता हूँ, मान लो ए बी सी डी, लेट से ये सैम्पल स्पेस है, तो ए पोर्शन मतलब ओनली दिस मच, बी मतलब ओनली दिस मच, ठीक है ना, तो उस तरीके से कह रहा हूँ। तो यहाँ से ए बी है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी, ये सैम्पल स्पेस, तो इसका नाम ए बी सी, ये बाहर डी है। तो ए यूनियन बी 0.7 का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी में क्या क्या पोर्शन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये प्रोबेबिलिटी सीधा लिख रहा हूँ 0.7 मिला के, ए बी सी इंडिविजुअल डिजॉइंट पार्ट्स हैं, ये हो जाएगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, अब सोचो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के बाहर वाला का यूनियन ए के साथ ले रहे हो आप, तो ए का यूनियन बी के बाहर वालों के साथ, तो बी के बाहर क्या क्या है, डी पोर्शन है, पहले ये लिख रहा हूँ बी के बाहर क्या है ना, और ए का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ,
तो बी कॉम्प्लीमेंट ए डी भी है हालांकि, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट में। मतलब देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन छोड़ दो ना, सी को छोड़ दो, तो बाकी जो भी इस बॉक्स में बचा हुआ है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो जो भी एक सर डी, एक डी हो जाएगा और एक हो जाएगा ए माइनस बी। डी ए बी, ये तीनों मिल के बनाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सर बी तो कुछ बी में है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यूनियन है ना, यूनियन है, इंटरसेक्शन थोड़ी है। यूनियन मतलब क्या, और आइदर इन ए और इन बी कॉम्प्लीमेंट, किसी एक में भी है तो आ जाएगा यूनियन में। यूनियन का डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी मीन्स आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो आप कह रहे हो बोथ में है, यही कहना चाह रहे हो ना कि बी में भी है एंड वो ए में भी है, यूनियन ले रहे हैं ना हम। तो अब हमें किसका यूनियन चाहिए, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का। सो आइदर इन ए और इन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो पार्ट आप कहना चाह रहे हो, स्मॉल बी पार्ट को आप चाह रहे हो इंक्लूड ना करे, बट स्मॉल बी पार्ट इज इन ए, सो दैट विल इंक्लूडेड इन बोथ, मतलब यहाँ पे इंक्लूडेड होगा इस पार्ट में, यूनियन में इंक्लूड आएगा, किसी एक में भी है तो बी कॉम्प्लीमेंट में है ए एंड डी। ठीक है, और ए में है ए एंड बी, तो मिलके ए बी डी हो गया, और ये 0.9 है। अब हमें क्या चाहिए, ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या यहाँ से आप कैन यू फाइंड ए चाहिए मुझे, सर ये हाँ सर ये यू ए जो ए यूनियन बी वाला है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये बी माइनस नहीं करेंगे क्या, वो इंटरसेक्शन कॉमन रहेगा। डी माइनस करना चाह रहे हैं, नहीं नहीं, बी ए प्लस बी प्लस सी है ना 0.7, हाँ ए हाँ यूनियन बी वाला, तो यूनियन में ये बी माइनस नहीं होता क्या, नहीं मतलब होता है इंटरसेक्शन जो आप कॉमन। लगा रहे हैं। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरस, इसलिए मैंने पिछला फॉर्मूले से किया था। यहाँ ए पार्ट मीन्स ओनली, ए पार्ट का यहाँ मतलब है ओनली दिस पार्ट, ए पार्ट इज नॉट होल सेट, ए रिप्रेजेंट्स ओनली दिस पार्ट। बी पार्ट जब मैं लिख रहा हूं तो बी पार्ट मीन्स ओनली दिस पार्ट, बी इज दिस मच ओनली, सी पार्ट में दिस ब्लैक पार्ट। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। सो अब ठीक है, ए बी सी मिलके सेट ए बना, ए यूनियन बी बना रहा है ना। सो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी दे आर टुगेदर मेक, ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन, ये सी है, ये डी। तो ए बी सी मिलके ए यूनियन बी है। ठीक है, इस तरह से। सो नाउ अब इन दोनों इक्वेशन से बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा। ए का मतलब है ए प्लस बी, कैन यू फाइंड दिस। सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बेसिकली सी इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा, और ए बी सी का वैल्यू 0.7 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। हाँ बस सही है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों, अब दोनों इक्वेशन को, है ना, यू ऐड बोथ इक्वेशन। सो व्हेन यू विल ऐड बोथ इक्वेशन, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा। फिर देखो रिपीटेशन कहाँ है, रिपीटेशन ए में है, तो एक ए एक्स्ट्रा आएगा, और रिपीटेशन और क्या है, बी में है, तो बचेगा प्लस बी, और ये हो गया 9 7, है ना। ठीक है, सो 1.6, और ये तो 1 है क्योंकि ये सैम्पल स्पेस है, ए बी सी डी मिला के पूरा सैम्पल स्पेस है। सो 1 प्लस ए प्लस बी इज 1.6, सो ए प्लस बी इज 0.6 विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हो गया वेन डायग्राम वाला तरीका, है ना। पिछला मैंने फॉर्मूले से किया था, तब भी आंसर वही आया था ना। सो पिछला हमने इससे किया था कॉम्प्लीमेंट, सो पी ए प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वहां हमने किया दोनों को ऐड कर दो तो आ गया था आंसर सीधा सीधा। ठीक है, ओके जी, देख लीजिए। मैं कहता हूँ सॉल्व करके आओ, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और आपके लिए आप इसका आंसर की भी है इसी में अटैच्ड, सॉल्यूशन भी है सब्जेक्टिव पार्ट्स का। तो ये सब सॉल्व करके आओ, जो लोग सॉल्व करके आए वो डाउट पूछो, हम डिस्कस करेंगे, और नहीं सॉल्व करके आए तो सॉल्व करो फिर पूछना, एक बार ट्राई करो, है ना, फिर मैं ट्राई करूंगा, जो तो आपसे नहीं होगा वो, है ना। ये है सर 8 क्वेश्चन, कौन सा, सर 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा। तो
8 देखिए, ट्राई करके देखते हैं। 8 ये वाला है ना, इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम, द यूनिवर्सल सेट u इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 1000। अच्छा, तो u है 1 से 1000, ठीक है, तो ये हम रखते हैं इधर, और हम बस अलग से लिख देते हैं कि u जो है मुझे अलग से बता रखा है इन्होंने कि जो u है ना, वो u 1 से लेके 1000 तक का नेचुरल नंबर है। चलिए जी, सब लोग ट्राई कीजिए। इस वेन डायग्राम को देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब सैंपल स्पेस है, बॉक्स के अंदर ए बी सी 3 सेट है आपके पास। सेट ए बी सी कंटेन इंटीजर्स इन यू में 1 से 1000 तक के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6 7 8 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो ए में एक्चुअली क्या है, यू में है 1 2 3 अप टू 1000, ए में है आपके 6 का मल्टीपल, है ना, जहाँ m कोई नेचुरल नंबर है और जो 1000 से कम तो है, सर ए में जितना एलिमेंट है वो ऐसे निकल जाएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 6। हाँ बताइए कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। हाँ ठीक है, ये तीनों सबसेट है u का, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, ये बॉक्स जो है ये यूनिवर्सल सेट है आपका। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन, तो शेडेड का मतलब क्या है कि जो b में हो, c में हो, a में ना हो। तो अगर शेडेड रीजन को मैथमेटिकली लिखूं तो ये होगा b इंटरसेक्शन c माइनस a, दिस इज मैथमेटिकली शेडेड रीजन। b इंटरसेक्शन c में से a घटा दो, ये थोड़ा और ठीक से लिखोगे तो b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, है ना, b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये है आपके पास। तो मतलब ये है कि दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ, है ना, b का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 8 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 6। सो हाउ मेनी नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 8 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, ये है। एक ए का सर आ रहा है 166, ओके बी का 142, तो यहाँ 166 142, हाँ और 125 सी का आ रहा है। ठीक है, अब आप बताओ और बी। ए हाँ 6 और 7 को अगर लेंगे, और 7 और 8 और 6 और 8 को एक एक बार, एक मिनट, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी में टोटल बताइए कितना आएगा, और फिर उसमें से आप अगर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये जो इतना ही आएगा जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इससे हो जाएगा। तो मुझे बताइए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ कि 7 और 8 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 7 इंटू 8 56, तो 56 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं बताइए इसमें, तो वो आ जाएगा जो आप निकाल रहे थे ना कि ए में टोटल 166 है, बी में इतना है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो 17 आ जाएगा सर। बी इंटरसेक्शन सी में 17 आएगा, और ए Yes. इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितना आएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, पहले इसका एलसीएम लेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि जो 6 का भी मल्टीपल हो, 7 का भी मल्टीपल हो, 8 का भी मल्टीपल हो, इसका मतलब इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम जो है उसका, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, सो 3 इंटू 7 इंटू ये 2 की पावर क्यूब है ना, मतलब 2 क्यूब मतलब 8, ऐसे आएगा। हाँ तो कितना आ गया ये 56 इंटू सर 3, इससे 2 आ रहा है ऐसे। अब ये मल्टीपल दिखा रही है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 84 तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 3 इंटू 7 इंटू 8 168 168, ओके। सो 168 के मल्टीपल कितने हैं जो 1 से 1000 के बीच है, वन 168 के कितने मल्टीपल है जो 1 और 5 आ रहा है सर उसे। है ना, तो वैसे 5 आ रहा है, तो आपका लॉजिक देखिए कहाँ फेल हो रहा है। तो 1000 अपॉन 168 आप करते हैं तो कितना आता है आपका, 5 आ रहा है सर। 5 है, वैसे भी काउंट कर लीजिए आप, 168 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, है ना, वैसे कितना होगा देख लीजिए, 168 के कितने मल्टीपल्स इसमें होंगे, 5 ही होंगे पक्का, 6 टाइम करेंगे जी सर। ठीक है, ठीक है, तो 5 ये आ गए। तो देखो अब उसके अकॉर्डिंग आप कहना चाह रहे हो
तो बी इंटरसेक्शन सी के आपने 17 बताए, वैसे 5 बताया, तो आंसर होने चाहिए जो जो लोग आप लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कितना आ जाएगा, जो 12 आने चाहिए, देख लो। जी सर करेक्ट है। ठीक है ना। और आई थिंक ये कैसे बता रहे थे आप क्या ऐसे निकाल रहे थे, 1000 अपॉन, जैसे मुझे 6 का मल्टीपल चाहिए था, अपॉन 6, ये कर रहे थे। यस सर, इसका यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहे थे इसका सर ग्रेटेस्ट उसका। जो भी फ्रैक्शन में आएगा तो ग्रेटेस्ट नियर पार्ट, हाँ ये 1000 अपॉन आपका जो ये 7 का मल्टीपल देख रहे हैं तो 7, तो इसका ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन इस तरह से, तो ये आ जाएगा। यस ठीक है, सर, ऐसे ही कर रहे थे। ओके ठीक है। बाकी आंसर की तो है ही हमारे पास। ठीक है, ऐसे ट्राई करके आओ, फिर देखते हैं क्या है कैसे होता है ना। अभी 18 का जैसे मैंने कहा था, जो लोग नए हैं 18 का पेपर अभी लास्ट के 2 क्लास में डिस्कस हुआ, जो बच्चे डाउट पूछे वही डिस्कस हुआ है बस। सो 2018 का सॉल्व करो, 2019 का सॉल्व करो, और जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आसान क्वेश्चंस हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होगा तो वो आप पूछिए यहाँ पे। सर 5th। फिफ्थ में क्या है, पॉलिनोमियल का कॉमन डिवाइजर। कंसिडर द पॉलिनोमियल दिस ओके, qx इज दिस इनटू दिस, द सेट ऑफ कॉमन डिवाइजर्स ऑफ px एंड qx। सो क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, देखिए 5 1 जा 5, यस। सो px को फर्दर अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, है ना, इसको हम 6x को आप लिखिए 5x प्लस x, ये फैक्टराइज हो जाएगा। सो आई थिंक आएगा x 5x प्लस 1 और 5x प्लस एक्स ना, प्लस एक्स प्लस वन, 1 ये आ जाएगा, और x प्लस 1 पहले से भी था तो स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ 2x प्लस 3। सिमिलरली इसको फैक्टराइज कीजिए, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा -10 प्लस एक्स, -10x प्लस एक्स, मिडिल टर्म को लिखिए -10x प्लस एक्स, तो ये फैक्टराइज होके आएगा। ये सब इजी है, इस तरह के जनरल देखेंगे आप 9th-10th के एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन हैं, 9th-10th के, ठीक है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो सो फैक्टराइज कीजिए, तो ये आएगा 5x कॉमन लेंगे, x माइनस 2, और यहाँ से माइनस एक्स रहेगा, मतलब माइनस में प्लस एक्स रहेगा, तो x माइनस 2, तो आई थिंक ये आएगा पहले 5x कितना जी, 5 दूनी 10 ना, सो -10 को क्या लिख सकते हैं, -10 प्लस 1, सो 5x माइनस एक्स 1 या प्लस 1, 5x प्लस 1 इंटू आएगा x माइनस 2, और इसको फैक्टराइज कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो 2 3 6, 2 3 6 को लिख सकते हैं 2 प्लस, मतलब बीच में जो मिडिल टर्म है इसको लिखेंगे 2x प्लस 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ मैं, तो 5x को लिखिए 2x प्लस 3x, फिर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, है ना। सो आई थिंक यहाँ आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कॉमन डिवाइजर क्या है, तो देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं इसमें, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, 5x प्लस 1 दोनों में है, यस, तो एक तो 5x प्लस 1 हो गया, तो इसमें 5x प्लस 1 नहीं, तो ये आउट हो जाएगा। और क्या कॉमन फैक्टर x प्लस 1 है, x प्लस 1 भी है, तो 5x प्लस 1 x प्लस 1, है ना, तो ये है, तो यहाँ x प्लस 1 नहीं है, ये आउट हो गया। और क्या कॉमन है, 2x प्लस 3 है क्या, यहाँ 2x प्लस 3 लिख रखा है मैंने, और यहाँ एक बार चेक कीजिए फैक्टराइजेशन, फैक्टर सही लिखा है मैंने, फैक्टर चेक कीजिए, आई थिंक यहाँ पे 2x प्लस मैंने कहा था क्या था, 2 प्लस 3 x प्लस 1, 2x प्लस 3 आता है यहाँ पे, ये मैंने गलत किया कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब इसका फैक्टराइज कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को, तो ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये मैंने 2x प्लस 1 लिखा था, तो ये भी कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 ये आ गया, तो पहला पार्ट आ गया, देख लीजिए जी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना है। अभी चेक कीजिए, डाउट है तो बताइए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लो,
और कॉमन फैक्टर देख लो कि वैसा है ना, कॉमन डिवाइजर ऐसे कौन कौन से है जो कॉमन है। तो यू कैन गो थ्रू पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, लोअर क्लास में है, 9th-10th में। ऐसा लग रहा है सब लोग सॉल्व करके नहीं आए। देखो जेन्युइनली सॉल्व करो, जो जिस बैच में हो आप सॉल्व करो, क्वेश्चन टिक कर लो या लिख के रख लो, इस पेपर में ये डाउट है अभी पूछो, है ना, जिनको सीखना उनको पूछना चाहिए। और ऐसा होगा आप सॉल्व करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, रेयरली डाउट आएगा। सर जी वो एप्टीट्यूड में से एक सवाल था हाँ 2018 के पेपर में से, वो ट्रेन वाला, वो टाइम जोन वाला, वो हाँ अगर वो अगर आप कर सकते तो। हाँ हाँ। तो ये इधर वाला जो लास्ट, हाँ उसमें 18 वाले पेपर में था। और देखो यहाँ जो लोग नहीं पूछ रहे उनको लग रहा होगा कि सबका हो गया है, बट बिलीव करो क्लास में आने वाले 80% बच्चे वो हैं बस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो घर पे एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी बोल रहा हूँ, वैसे भी अक्सर जो 20% बच्चा है जो सॉल्व करता है उसको ये लगता है कि कोई डाउट पूछ क्यों नहीं रहा, मुझे ही क्यों डाउट हो रहा है। उसकी वजह ये कि आप उनमें 20% में हो जो सॉल्व कर रहे हो। 80% बच्चा जो कोचिंग ज्वाइन करता है हमारे यहाँ, बस वो ज्वाइन करता है, अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करता है। जो उसमें शुरू के 4 दिन वो वीडियो देखता है, फिर सो जाता है, एग्जाम के 4 दिन पहले शुरू करता है, ऐसे लोग 80% है। 20% लोग ही हैं, जैसे जैमो में मेरे पास अराउंड 800-900 बच्चे हैं जैम में, सिर्फ 100 बच्चे एक्टिव हैं 800-900 में से जो एक्टिव रहते हैं। तो ये हमें पता है साइकोलॉजी। सो अगर आपको डाउट आ रहा मीन्स यू आर इन द टॉप 20% स्टूडेंट्स जो एफर्ट्स कर रहे हो। बाकी 80% सोए हुए हैं, बस उन्होंने फीस दे दिया, उनको लगता है तैयारी हो जाएगी, कोचिंग ज्वाइन कर लिया तैयारी हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको खुद भी समझ आ रहा होगा आप 80% में हो या 20% में, खुद आपको समझ आ रहा होगा कि आप कहाँ पे हो। हाँ जी हाँ, इसमें आई थिंक यहाँ पे आपको डाउट हुआ होगा ना, नेक्स्ट वाले पार्ट, ये 10 और 9 और 10 में, 10-11 बताइए। यस सर। किसी ने सॉल्व किया भाई 10 और 11? ये तो हमने 9th कर लिया था ना, तो 9th एवरेज कर लिया था ना, जो टू दिस एंड दिस टू दिस उसका एवरेज ले लिया था। राइट डाउन टाइम एट यूएपी व्हेन इट इज 12 noon एट जूट एंड टाइम एट जम एक्सयूएम है ना, व्हेन इट इज 12 noon एट दिस आरएजे। तो चलो अभी 10th वाला देखते हैं, 10th विजिबल है ना। तो इसमें है कि लोकल टाइम ना, बस ठीक है, एक मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये बोल रहा है कि राइट डाउन द टाइम एट यूएपी व्हेन इट इज 12 एट जूट। अच्छा तो मुझे बताइए पहले ZUT टू, जब हम जा रहे हैं UAP और UAP टू ZUT इस तरह से है। तो तो मुझे बता रखा है कि 12 है इस पे, है ना, तो जूट पे 12 नून है, डे है ना, 12 नून तो 12 AM लिखते हैं ना इसको हम लोग। सो 12 AM है, तो इसका टाइम क्या होगा, UAP पे टाइम क्या होगा बताइए कोई, जिनको समझ आ रहा है, जिन्होंने ट्राई किया है। तो बताइए यहाँ से टाइम कितना, यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये देखिए। सो कहाँ पे हम लोग, यहाँ से यहाँ आने में, पहले तो यहाँ से है ना, ठीक है इधर चलते हैं, कितना टाइम लगा है। तो 6 AM पे स्टार्ट किया एंड पहुँचा यहाँ पे
यहाँ पहुँचा था 4-5 पे अराइवल हुआ था, ठीक है। सो स्टार्टेड एट दिस एंड रीच्ड एट दिस, यही है। तो 6 AM से 4 है ना 4-5 PM मतलब 4:05 पे, तो कितना टाइम हो गया ये? 10 hour 5 minute। 10 hour 5 minute है ना। सो 10 hour and 5 minute, तो ऐसे टोटल मिनट हो गया 10 × 60 + 5, अगर मिनट्स में जाए तो। सो 605 मिनट्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो यहाँ से डिपार्चर हुआ था इस टाइम पे, ठीक, एंड पहुँचे थे 1240 पे। तो देखो UAP2 जुट जाने कितना टाइम लगा, 8:35 से 1240, कितना टाइम हो गया ये? PM से PM ना, लेकिन ना बीच में AM भी हुआ है, तो ये 24 आवर बाद का है ना। PM से फिर AM हुआ, फिर AM से वैसा हुआ है। सर ये 16 आवर्स हो जाएगा और 5 मिनट। ओनली 16 आवर, तो 8 to 5 मिनट। मतलब 8:35 पे शुरू किया और फिर हाँ 12, तो हाँ सुबह होगा तो सर 8:35 में 12 घंटा हो जाएगा, और उसके बाद 8:30 अच्छा 8:30 से अगर 12:30 ले लेंगे तो 4 घंटा और हो जाएगा। मतलब 8:35 5 मिनट 8:35 AM पे उसके 12 घंटे हो गए है ना। और यस सर। 8:35 AM से 12:40 PM तक का टाइम कितना है? अच्छा 12 बजे PM हुआ ना। अच्छा नून पे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, नून में PM होगा ना, यहाँ गलती से AM लिखा है मैंने, मतलब नून हालांकि है ना, तो उस तरफ चला जाता है ना, PM में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लोग। 16 आवर्स और 5 मिनट हो जाएगा सर। 16 hours 5 minute, ओके। तो अभी हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे 16 hour 5 minute, तो कितना हो गया, 16 × 60 + 5, तो 965 मिनट ये लगा। यहाँ पे टाइम लगा था 605 मिनट, ठीक है जी। 605 मिनट लगा यहाँ से यहाँ जाने में, और 965 मिनट लगा यहाँ से यहाँ आने में वापस। तो कितना टाइम एक्चुअली उसके बीच में, एक्चुअल टाइम कितना लगना है, तो इसका एवरेज ले लो कितना आता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, तो यू टेक टाइम, तो एवरेज लोगों तो क्या होगा, 605 + 965/2, कितने मिनट हुए 785 हो जाएगा सर एवरेज? हाँ सर। तो 785 मिनट का टाइम एक्चुअल लगना है। देखिए अब तो जब जूट से आप UAP जा रहे थे है ना, JDUT to UAP, तो 605 मिनट लगा है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या लगना है 785 मिनट। इसका क्या मतलब है कि इसका जो लोकल टाइम है वो पीछे होगा UAP का, यही ना। और जब आप UAP to JDUT जा रहे हैं तो आपको टाइम लगा 965, लेकिन एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 785 मिनट। इसका क्या मतलब है कि JDUT का जो लोकल टाइम है वो आगे है। सब डिसाइड कर पाएंगे बताइए। तो बीच में गैप कितने का हो गया है ना, मतलब ये 785 एक्चुअल टाइम लगना था और यहाँ लगा 965, तो डिफरेंस कितने का मैं बोल रहा हूँ, जो ये है ना 785 - 605 या 965 - 785, वन 180 देख लीजिए। तो क्या समझ आया, दोनों के टाइम जोन के बीच का डिफरेंस 3 घंटे का है, 180 मिनट का। तो ये जो UAP और JDUT जो है, और JDUT है ना, ये JDUT to UAP, इन दोनों के बीच का जो टाइम जोन का डिफरेंस 3 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है। सो अब बताइए कि जब कह रहा है कि JDUT पे 12 बज रहे हैं तो UAP पे कितना बजेगा, तो या तो 3 बजेंगे या 9 बजेंगे। अब आप डिसाइड करो क्या होगा, आगे होगा या पीछे होगा, अब देख लो उसके अकॉर्डिंग बताओ। यस सर, नो आंसर है इसका। ठीक है ना। तो जूट यहाँ पे है ना, तो इस पे एक्चुअली 965 मिनट लगा था,
एक्चुअल लगना था 785, तो इसका मतलब जूट का टाइम जोन आगे है ना, और ये जो यूएपी है वो पीछे है। तो यहाँ पे 12 जूट पे बज रहा है, यूएपी पीछे है, कितना पीछे है, 180 मिनट पीछे है, मतलब 3 घंटा पीछे है, तो 3 घंटा पीछे आ जाओ, तो आंसर इज 9 AM। ठीक है, तो टाइम क्या है, 9 AM। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द 11th क्वेश्चन नाउ। देखो जिनका डाउट था, इज इट फाइन, देख लो। सर हमने पहले दोनों के डिफरेंसेस लिए आने जाने के, है ना, फिर उनका एवरेज लिया। हाँ, पहले देखा यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है और वहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है। तो जैसे मैं समझाऊँ ठीक है। आपको कि हमने देखा कि जूट से यूएपी आने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये लगा 605 मिनट। फिर देखा यूएपी टू जूट जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये हुआ 785 मिनट। तो टाइम तो सेम लगने लगेगा, तो दोनों का एवरेज ले लिया, क्योंकि एक का टाइम जोन आगे एक का पीछे है, इसलिए ऐसा मिसमैच हुआ है। तो सम करके एवरेज ले लिया, तो एवरेज लिया हमने, तो एवरेज आया 785। एक मिनट लिखने में गलती हुआ ना, ये तो 605 जूट टू यूएपी, और यूएपी टू जूट आया था 965 एक्चुअली, ये आया ना, यूएपी टू ड्यूटी आया 960, तो एवरेज था 75 वाज द एवरेज। सो जूट टू यूएपी जब आप जा रहे हैं, यहाँ टू यहाँ जा रहे हैं तो 605 मिनट, और जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ है 965 मिनट है। इसका एवरेज ले लीजिए इन दोनों का, तो 785, तो एक्चुअल टाइम लगना है 785, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम जोन, समझ सकते हैं आप। अब 785 लगना है, तो जैसे यहाँ पे 605 मिनट लगा है और लगना था इतना, तो ये कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका यूएपी का टाइम जोन पीछे है, तो वो ज़्यादा टाइम को कम कर दे रहा है, टाइम जोन पीछे है इसीलिए। यहाँ पे एक्चुअल टाइम 785 लगा, लेकिन यहाँ मतलब 785 लगना था टाइम, बट लगा 965, क्यों, क्योंकि उसका टाइम जोन आगे है, तो इसलिए वो टाइम को खींच दे रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ये चीज़ है। तो जूट का टाइम जोन आगे है, यूएपी कितना आगे है। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो जूट और यूएपी का कितना टाइम जोन का डिफरेंस है, तो हमने देखा कि जो एक्चुअल टाइम लगना था और जो एक्चुअल लगा उसमें कितने का डिफरेंस है, तो 785 और 605 में कितने का डिफरेंस है, 180 मिनट का, तो दोनों के टाइम जोन का 180 मिनट का डिफरेंस है। या 965 में से 785 घटाए तो ये भी आया 180, तो मतलब 3 घंटे का जो है दोनों के टाइम जोन का गैप है, और 3 घंटे का गैप है। अब है ना, तो जूट का टाइम आगे है, यूएपी का पीछे है, तो इसने कहा 12 बज रहा है जूट पे, तो यूएपी पीछे है, तो 9 बजेगा यूएपी पे। ठीक है, देख लो। यस सर। सिमिलरली यू कैन सॉल्व 11th ऑल्सो। ठीक है सर जी। वो जो 14 क्वेश्चन है इसमें, उसमें सर्कल ब्रैकेट यूज किया है 14th वाले में फॉर 0 और 1 के लिए, तो फिर उस 0 और 1 को कंसीडर नहीं करते ना। यस देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब अगर लेमन विदाउट मैथमेटिकल रीजनिंग के सोचो, मतलब स्ट्रिक्ट मैथमेटिकली ना सोचे हम, मतलब नॉर्मली किसी है ना, मतलब लेमन लैंग्वेज में सोचिए, कहना ये चाह रहा है कि कौन सा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 1 के बीच आएगी। तो जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये अब मेरे यहाँ कन्फ्यूजन है, तो ये जो साइन पाई एक्स बाई 2 कल भी मैंने यही कहा था, मतलब दिस क्वेश्चन हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर मैथमेटिकली बात करूं, सो दिस फंक्शन हैज, यू कैन नॉट टेल एट व्हाट एक्स दिस फंक्शन अचीव मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज देयर इज नो सच पॉइंट इन द 0 1। बट इफ यू से कि मैक्सिमम 1 से कम होगा, तो आंसर इज यस। वाई, बिकॉज ये 0 और 1 के बीच ही होगा, स्ट्रिक्टली 0 1 के बीच होगा ये, फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 and 1। तो आई थिंक इंटेंशन ऑफ द जो पेपर जिन्होंने बनाए, उनका इंटेंशन आई थिंक ये जानने का है कि कौन कौन सा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 1 के बीच आएगी जब x 0 1 के बीच में है। सो दिस फंक्शन अटेन्स वैल्यू बिटवीन 0 and 1 फॉर एनी x between this. So you cannot find explicitly the point of maxima or the maximum value of the function. You cannot find, but you can surely say the maximum value will lie in below 1. वो ये कहना चाह रहा है, तो ऐसा इसलिए इसने ट्रू लिया है। बाकी आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। और ये भी तो ऐसे ही तो ग्राफ बना के इजीली दिख जाता ना, यहाँ भी आप लिखेंगे x बिटवीन 0 and 1, तो ये x बराबर 0.75 पे मैक्सिमा है ना, दिस इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0.75 विच इज ऑल्सो बिटवीन 0 and 1। तो एक्सप्लिसिटली यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हेयर विच इज 0, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 व्हेन x इज 0.75, ये है। तो इसलिए इसमें b और c सही दे रखा है, क्योंकि कई बार इंटेंशन पे डिपेंड करता है क्या पूछना चाह रहा है। बट है ना, 0 1 डज नॉट इंक्लूड हेयर। ओके,
So what should I assume? So everyone solved 2018-2019 पेपर. फायदा ये भी है कि सर सॉल्यूशन इज आल्सो अवेलेबल. या सर 19 में क्वेश्चन नंबर 12 तो ये सब्जेक्टिव चल रहा है 18 का ही ना. सो ये किसका है? ये 19 का. हाँ, ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया है इसमें शायद, और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी है. ओके, तो यू कैन लुक एट सॉल्यूशन वंस यू ट्राई योरसेल्फ. ये वाला जी. यस सर. चलिए, सो क्वेश्चन है कि 3 बॉक्सेस आर प्रेजेंटेड टू यू, है ना. 3 बॉक्सेस आर प्रेजेंटेड टू यू. At most one of them contains some gold. Okay, so 3 boxes are there. So for example, assume first box, second box and the third box. ठीक है. And now so 3 boxes are presented to you. At most one of them contains some gold. अच्छा, at most one of them, at most one है ना, ज़्यादा one और no है ना, ये मतलब है. Them contains some gold. Each box has printed on it a clue about its contents. The clues are, the box 1 पे है gold is not there, not here. Box 2 पे क्या लिखा है? The gold is not here. And box 3, the gold is in box 1. अच्छा, so only one clue is true. Only one clue is true. The other 2 are false. So which box has the gold? अब ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया ना. सोचिए आप. सर बॉक्स 2. तो अगर मैं इसको जैसे बोलूं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और इसको क्या फॉल्स ले लें? नहीं सर, जैसे पहले अपन सपोज करेंगे अगर फर्स्ट बॉक्स में गोल्ड हुआ तो हाँ सर बाकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, पर वो बोल रहा है कि एक ही क्लू सही है ना. हाँ. फिर अपन सेकंड में सपोज करते हैं, तो सेकंड में जब अपन सपोज कर रहे हैं तो बाकी दोनों क्लू, 2 क्लू गलत हो रहे हैं और एक सही हो रहा है. और थर्ड में भी सपोज करेंगे तो 2 क्लू सही हो रहे हैं. मतलब आप ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमने अज्यूम किया कि बॉक्स 2 में गोल्ड है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ सर, वो तो हिंट ये है कि मतलब एक क्लू ट्रू है, 2 हाँ हाँ, सही है. मैं तो समझ अगर रहा अपन फर्स्ट में सपोज करते हैं, है ना, हूँ. कि फर्स्ट में गोल्ड है, तो उसका मतलब कि फर्स्ट वाला ये गलत स्टेटमेंट है. फॉल्स हो गया फिर. हाँ, बाकी 2 ट्रू हो गई. ये गोल्ड इज, ये ट्रू हो गई और ये ट्रू हो गई, ये तो भी ये ट्रू तो हो ऐसा गई. हो नहीं हाँ सकता. तो हाँ, तो फिर सेकंड में सपोज करेंगे. ठीक है, तो आपने, है ना, ये ऑप्शन ए के हिसाब से सोच रहे थे, ऑप्शन बी के हिसाब से सोचते हैं बॉक्स 2. तो हमने अज्यूम किया चलो हाँ. बॉक्स 2 में गोल्ड है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी वाला फॉल्स है ना, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि हमने अज्यूम किया बॉक्स 2 में गोल्ड. आप ये कहना चाहते, अब ये कह रहा है गोल्ड इज नॉट देयर, तो ये ट्रू हो जाएगा. एंड गोल्ड इज इन बॉक्स 1, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बॉक्स 1 में तो नहीं है. यस सर, तो ऑप्शन भी एक सही ट्रू हो हो गया. गया. सी ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे आप, बॉक्स 3, तो गोल्ड इज नॉट देयर, तो हमने अज्यूम किया कि बॉक्स 3 में गोल्ड है, तो गोल्ड इज नॉट देयर, तो ये ट्रू हो जाएगा. गोल्ड इज नॉट देयर, ये भी ट्रू हो जाएगा. एंड द गोल्ड इज इन बॉक्स 1, सो बॉक्स 1, हमें तो बॉक्स 3 माना हुआ, तो ये फॉल्स हो गया. एक मिनट चेक कीजिए. सी के हिसाब से क्या होगा? If we assume in box 3 there is a gold in box 3, then what will happen? The gold is in box 1.
सोचो, जैसे आप करो उसके अकॉर्डिंग डी के हिसाब से सोचे तो क्या आएगा, नन ऑफ देम हैज़ अ गोल्ड, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आएगा, ट्रू ट्रू, हम मान लिया किसी में भी नहीं है, है ना, तो गोल्ड इज इन बॉक्स 1, तो ये फॉल्स। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे कहा था वन क्लू इज ट्रू एंड द अदर ट्रू क्लू आर फॉल्स, तो मैं चारों ऑप्शन के हिसाब से ट्रूथ टेबल बना दिया मैंने, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जस्ट वन क्लू इज ट्रू एंड अदर टू आर फॉल्स, तो एक ही है, बाकी में तो दो दो ट्रू आ गए, यही एक फेवरेबल चॉइस है, सही बता रहे हैं आप, है ना, तो ये सही है, बाकी सब गलत हो गया, देख लीजिए जी, ओके है ना। अब एक ऑर्डर में बताओगे समझ आ, पहले 19 फिर 20 फिर 18 फिर 19, ऐसे खोल रहे हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन 2018 में पार्ट बी में क्वेश्चन 1920 डाउट, तो देखो क्या है, ठीक है भाई, इसे जेन्युइनली सॉल्व करो। दिक्कत क्या है ना, जो लोग सॉल्व करके नहीं आते हैं, तुम जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें ही तुम्हें डाउट होगा, मैं बता रहा हूँ, जिसने सॉल्व घर पे नहीं किया पहले, अभी तुम पेपर पढ़ो, तुम्हें हर क्वेश्चन में डाउट होगा, क्योंकि तुमने सॉल्व ही नहीं किया, तो हाउ डू यू नो कि होगा कि नहीं होगा, तो हर क्वेश्चन डाउट ही होगा, इसलिए बैठ के थोड़ा टाइम दे के आओ, सॉल्व करके आओ, सही है। तो इसमें क्या है, 18 का चल रहा है ना, तो 18 में अच्छा ये पूछना चाह रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1920, तो इसमें था क्या, ये क्वेश्चन है ना टोटल, A golf club has M members with serial number 1 to M. If M members with serial numbers IJ are friends, ठीक है, so a golf club has M members with serial number 1 2 3 up to M. If members with serial number I and J are friend, then AIJ and AJI both are 1. Otherwise AIJ AJI is 0. So 1 means are friend, 0 means आर नॉट फ्रेंड, है ना, ये मतलब हुआ। बाई कन्वेंशन ए आई आई इज 0, है ना, सो मतलब कन्वेंशन ये आपको बता रहा है कि कोई खुद का फ्रेंड यहाँ कंसिडर नहीं करना है, सो नो वन विल बी कंसिडर्ड फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, सो दैट इज अ पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड अ फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। ए के आई जे रेफर्स टू, सो के यहाँ पे पावर लगाया ना कुछ इस तरह से, आई जेथ एंट्री इन द केथ पावर ऑफ मैट्रिक्स ए, अच्छा तो अब ये मैट्रिक्स बना रहा है ना, कुछ इस तरह से, यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा फिर, सो ना मान लो ये ए मैट्रिक्स है, दिस इज समथिंग, है ना, तो ए आई जे इसका एंट्री है, वैसा कुछ, आई जेथ एंट्री इन द केथ पावर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, सो मतलब ए की पावर के लगाओगे तो नोटेशन यहाँ पे इस तरह यूज कर रहा है कि ए की पावर के मैट्रिक्स में आई जे एथ एंट्री है, तो उसको नोटेशन ये दिया, सपोज इट इज गिवन दैट ए 9 आई जे इज मोर देन 0, सो ए की पावर 9 अगर फाइंड करेंगे तो उसकी जो आई जे एथ एंट्री होगी वो पॉजिटिव है फॉर ऑल पेयर्स आई जे, वेयर आई जे आर 1 to M, अच्छा, सो 1 से लेके M तक, तो एक्चुअल मेरा ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, एक्चुअली ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर M क्रॉस M एक्चुअली, ओके, एंड ए स्क्वायर 1 2 इज पॉजिटिव, सो इन द, हाँ ए स्क्वायर में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट पॉजिटिव है, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट पॉजिटिव है, और ए की पावर 4 मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, गिव रीजन, अच्छा फिर ये आपको ऑप्शंस दे रहा है, ओके ओके, तो
ट्राई करके देखो, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, फिर सॉल्यूशन है ना, यू कैन सी, मतलब ये तो सॉल्यूशन के साथ था ना, सो यू कैन ट्राई हेयर, यही था। सो हम लोग ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ गए हम लोग। अच्छा, ये तो सॉल्यूशन के साथ भी क्वेश्चन है ना, इसीलिए ओके। हाँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल, ये देखिए, ओनली क्वेश्चन ये है जो हम अभी लिख रहे थे। पढ़िए सब लोग, क्वेश्चंस पढ़िए, क्या समझ आया, टाइम भी ऐसे निकल गया है तो, है ना, क्योंकि 10:30 to 11:30 फिर डाउट क्लास के लिए बच्चे आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ आया सब लोगों को? सो यू हैव m प्लेयर, सो मतलब ऐसा है, तो मैं अभी ऐसा लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल aij ऐसा लिख देता हूँ। सो ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरह से। अब ईच एंट्री या तो 0 है या 1 है, यही कहना चाह रहा है। तो मतलब एक मैट्रिक्स है आपके पास A जो कि m क्रॉस m की है, तो इस तरह से कुछ एंट्रीज होंगे। ईच एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, यहाँ एंट्री या तो 0 या 1 है इस मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का ईच एंट्री जो है 0 है या 1 है। aij जिसको इसमें ऐसा लिखा है aij, दिस इज 0 और 1। तो 1 कब है, 0 कब है? तो ये पर्सन है यहाँ पे 1 2 3 अप टू m, 1 2 3 अप टू m, सही है ना। तो जो डायगनल है वो तो 0 बाई डिफॉल्ट 0 कर रखा है ना। सो डायगनल्स आर बाई डिफॉल्ट 0, ठीक है। सो ऑल डायगनल एंट्रीज आर 0, गिवन है कि डायगनल एंट्रीज ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब 1 2 का फ्रेंड है तो यहाँ 1 आएगा, और फ्रेंड नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सो अगर यहाँ 1 आएगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक चीज़ आप जरूर कर सकते हैं कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो अगर 1 2 का फ्रेंड है, 2 1 का फ्रेंड होगा तो 1 1 आ जाएगा, नहीं होगा तो 0 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह के मैट्रिक्स हैं। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आगे दिया है, ठीक। अब kth पावर ऑफ दिस, तो आप a की पावर k निकालेंगे, तो इसका नोटेशन जैसे मैं ऐसा ले लेता हूँ a k i j, जो इसमें इसी को ऐसा लिखा है, तो a k i j है ना। सो ith रो का jth कॉलम है a की पावर k मैट्रिक्स में। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि a की पावर 9 निकालोगे तो उसमें हर एंट्री पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो a की पावर 9 के हर एंट्री पॉजिटिव है, इवन डायगोनल भी, और सारी एंट्री पॉजिटिव हो गई है। ए स्क्वायर में फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम पॉजिटिव है, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम पॉजिटिव है। ए की पावर 4 में फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम 0 है, ए की पावर 4 में। देन आप क्या कह सकते हैं, है ना, कि मेंबर 1 एंड मेंबर 2 हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड इन कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ है ना कि 1 एंड 2 का कम से कम एक कॉमन फ्रेंड होगा, ये पूछना चाह रहा है। देन ए स्क्वायर आई आई इज पॉजिटिव फॉर ऑल आई। तो ये तो आपने कर लिया होगा 18, आपका डाउट 19 20 में है ना। सो ये आपने कर लिए होंगे। 19 में ये बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स बताना आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे है कि m क्या लेस देन इक्वल टू 9 होना पड़ेगा, क्या m मोर देन इक्वल टू 6 हो सकता है। तो इस तरह से पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। तो आपको ये डिसाइड करना है कि m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है या मोर देन इक्वल टू 6 है। दिस यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो आई थिंक आज मैं स्टॉप करता हूँ, इसको ट्राई करके आओ, कल हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यू सॉल्व इट। सो एवरीवन 2018 और 2019 का पेपर आप सॉल्व करके आओ, जो भी डाउट है वो कलेक्ट करो एंड देन विल डिस्कस टुगेदर, है ना, क्लास में सॉल्व करके आओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हम लोग कल डिस्कस करते हैं, जो डाउट इनका, आई थिंक डाउट इनका 19 20 हालांकि, है ना। सो ये है जो भी 18 19 20, सो ये 19 20 डाउट है ना, लेस देन इक्वल टू 9 मोर देन इक्वल टू 6 ये है। तो इसको कल डिस्कस करते हैं, अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ क्योंकि डाउट क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। सॉल्व करके आइए, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।